नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है। मंगलवार की सुबह उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। कार्यकर्ताओं ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उसके बाद से दिन भर उनको मनाने का खेल चलता रहा है। सीनियर पवार के इस फैसले की जानकारी उनके भतीजे अजित पवार ने मीडिया को दी है। उनका ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब एनसीपी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पार्टी में विभाजन तक की खबरें आ रही थीं। अब पूरा एनसीपी काडर उन्हें मनाने में जुट गया है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले से कहा जा रहा है कि वो अपने पिता से बात करें। शरद के भतीजे अजित पवार भी बैठकें कर रहे हैं। शरद पवार की घोषणा से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी के भीतर ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल शरद पवार पार्टी के सर्वेसर्वा माने जाते थे, लेकिन अब वो किसी रोल में रहेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने अपना राजनीतिक जीवन 1 मई 1960 को शुरू किया था। कल हमने मई दिवस मनाया। इतने लंबे राजनीतिक करियर के बाद कहीं रुकने के बारे में सोचना चाहिए। किसी को लालची नहीं होना चाहिए। हालांकि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता जारी रखूंगा। बता दें, शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो देश के रक्षा और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनसीपी कार्यकर्ता पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शरद पवार के साथ जयंत पाटिल और दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनके इस्तीफा वापस लेने की मांग की जा रही है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उनका इस्तीफा किसी को भी स्वीकार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत पाटिल समेत कई नेता भावुक भी हो गए। एनसीपी प्रमुख पद से शरद पवार के इस्तीफे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि एक समय में गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि इतिहास ने खुद को दोहराया है, लेकिन शिवसैनिकों के प्यार के कारण उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बाला साहिब की तरह पवार साहब भी राज्य की राजनीति की आत्मा है। वहीं ट्वीट कर राउत ने कहा है कि रोटी घुमाने का था संकेत, लेकिन तवा कड़ाई ही घुमा दिया। वहीं एनसीपी नेता भी शरद पवार के इस्तीफे से परेशान हैं। शरद पवार अपना फैसला वापस लो जैसी नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब जुलाई में अगली सुनवाई की उम्मीद है। 9 मई को कोर्ट आगे की सुनवाई पर निर्देश जारी कर सकता है। बता दें, आज बिल्किस बानो के मामले में आज सुनवाई निर्धारित समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ दोषियों के वकीलों ने नोटिस की सर्विस के संबंध में बानो के हलफनामे पर विवाद खड़ा कर दिया। मंगलवार की सुनवाई के दौरान रिहा हुए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बिना उन्हें नोटिस सर्व किए याचिकाकर्ता बिल्किस की तरफ से कोर्ट को झूठी जानकारी दी गई है कि प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ये दावा करते हुए कि बानो ने अदालत में धोखाधड़ी की है, दोषियों के वकील ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। बानो के वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इन आरोपों का खंडन किया। बिल्किस की याचिका पर सुनवाई टलने के दौरान जस्टिस जोसेफ ने प्रक्रियागत आधार पर सुनवाई में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त की। बिल्किस द्वारा दायर याचिकाओं के खिलाफ डिफेंड करने वाले वकीलों को संबोधित करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा, यह स्पष्ट है कि यहाँ क्या प्रयास किया जा रहा है। मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूँ। चूंकि अवकाश के दौरान है, मेरा अंतिम कार्य दिवस शुक्रवार 19 मई को है। यह स्पष्ट है कि आप नहीं चाहते हैं कि ये बेंच मामले की सुनवाई करे, लेकिन ये मेरे लिए उचित नहीं है। हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मामले को निस्तारण के लिए सुना जाएगा। आप अदालत के अधिकारी हैं, उस भूमिका को मत भूलना। आप मुकदमा जीत सकते हैं या हार सकते हैं, लेकिन इस अदालत के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलना। गुजरात हाईकोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत पाठक की बेंच ने राहुल गांधी को उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मांगी गई किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट की छुट्टियों के बाद दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस पर निर्णय बेंच द्वारा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस हेमंत की बेंच के सामने तर्क दिया कि कथित अपराध में नैतिक अपराध का तत्व शामिल नहीं है, ये गैर अपराध था।
उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बहुत अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामलों में न्यायालयों ने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज को चुनौती देने वाले आवेदन पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस पी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इंटरलोक्यूटरी आवेदन के माध्यम से एक फिल्म की रिलीज को चुनौती देना एक उचित उपाय नहीं है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और निर्माताओं से जवाब मांगा है। जस्टिस एन नागेश और जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी की खंडपीठ ने मामले को 5 अप्रैल को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया है। बता दें द केरला स्टोरी फिल्म को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने इसे प्रोड्यूस किया है। ट्रेलर आने के बाद से ही ये फिल्म विवादों में रही है। ट्रेलर में देखा गया है कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में आईएसआईएस में शामिल के लिए मजबूर किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर पीएम मोदी ने हमला करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में होसपेट की एक रैली में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की पवित्र भूमि पर आया हूँ, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने आया हूँ तो उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पीएफआई को लेकर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है और सिद्धारमैया आए तो ये लोग पीएफआई से बैन हटा लेंगे। शाह ने कहा कि इन्होंने कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया, सिद्धारमैया के भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। शाह ने कहा कि अरे सिद्धारमैया जी, आपके समय जो हुआ वो सरकार भ्रष्टाचार सबसे अधिक करने वाली थी। शाह ने कहा कि और सिद्धारमैया कहते हैं लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया, हमने येदियुरप्पा ने किसानों का बजट असली देने का काम किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में बोलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के तमाम नेताओं को ये चुनौती देती हूँ, एक चुनाव वो किसी भी प्रदेश में जनता के मुद्दों पर लड़कर दिखा दें। प्रियंका ने कहा कि एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें वो अतीत की बातें ना करें, न जनता को लड़ाएं, ऐसी बातें ना करें जिससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता की समस्याएं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है, उनकी बातें करें। प्रियंका ने कहा कि जो आतंकवाद की समस्या है वो बड़ी समस्या है, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में आकर ऐसी बातें करने का क्या मतलब है। कर्नाटक में इन्होंने 3.5 सालों से सरकार चलाई, आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है क्योंकि समस्या बढ़ गई है। प्रियंका ने लोगों से कहा कि आप जनता हैं, आप जवाब मांगिए। प्रियंका ने कहा कि आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग से बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल मिला है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल तीनों कमिश्नर से मिला। जो कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम और संवैधानिक अधिकारियों के लिए जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह उनकी हताशा को दर्शाता है। हमने मांग की है कि चुनाव आयोग मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंक खड़गे के खिलाफ कार्रवाई करे और आदर्श आचार संहिता लागू करे। इसके अलावा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिला। सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि उन्होंने शाह, नड्डा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज मंगलवार को कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के तमाम वादों में जो एक वादा अलग तरह का दिखाई दे रहा है वो है बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन। कांग्रेस घोषणा पत्र की लाइन है, समाज में कलह बोने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय से बजरंग दल या अल्पसंख्यक समुदाय से पीएफआई जैसे समूह हों। बता दें बजरंग दल आरएसएस से जुड़ा अनुषांगिक संगठन है। बीजेपी बजरंग दल पर बैन का डर दिखाकर हिंदू मतदाताओं को डराकर वोटों का ध्रुवीकरण करा सकती है। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं, सभी स्वीकृत रिक्त सरकारी पदों को 1 वर्ष के भीतर भरा जाना है। दूसरा है 2006 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना। तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 से 20 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा।
चौथा है, पुलिस में नियुक्तियां इस तरह की जाएं कि 1/3 स्टाफ महिलाएं हों और न्यूनतम 1% पद थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित हो। 5वां है, साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए अनुसंधान के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष हो। 6वां है, समाज में कलह बोने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चाहे वह बहुसंख्यक समुदाय से बजरंग दल हो या अल्पसंख्यक समुदाय से PFI जैसे समूह हों। अंत में इसके साथ ही हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये महीना रुपए दिए जाएंगे। ये रकम गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाएगी। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में आप सांसद राघव चड्ढा के नाम का उल्लेख किया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि राघव चड्ढा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी। सी अरविंद के बयान के अनुसार बैठक में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, मामले में एक आरोपी विजय नायर और पंजाब आबकारी निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। विजय नायर इस मामले में पहले से ही जेल में है। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला धीरे धीरे आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख केजरीवाल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय हुई थी और माना गया था कि अब ईडी और सीबीआई शांत हो जाएगी। लेकिन अब नए घटनाक्रम के तहत जिस तरह दूसरी पूरक चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया है, वो बता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के इरादे कुछ और हैं। राघव चड्ढा ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अपने नाम आने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खबर झूठी और मनगढ़ंत है। मुझे ईडी की किसी भी शिकायत में ना तो आरोपी के रूप में नामित किया गया है और ना ही संदिग्ध या गवाह के रूप में। ये मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाला दुष्प्रचार है। राघव चड्ढा ने कहा कि उक्त शिकायतों में मुझ पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में उपस्थित व्यक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है। मैं उक्त बैठक के संबंध में या अन्यथा किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के होने से जोरदार और स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य आप और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। भाजपा मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैं केजरीवाल का सिपाही हूँ। अमेरिकी सरकार के एक पैनल ने फिर से भारत का नाम काली सूची में डालने की मांग करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़े हैं। पैनल ने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आज़ादी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। पैनल की माने तो साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में लगातार गिरावट देखी गई है। सोमवार को आई वार्षिक रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से जारी किया गया है। इस पैनल ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित कर दे। इस आयोग को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन उसे मानना या ना मानना अमेरिकी सरकार पर निर्भर करता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से गहरे हो रहे हैं, लिहाजा इसकी संभावना भी कम है कि भारत के बारे में आयोग की सिफारिश को माना जाएगा। पिछले 4 साल से लगातार आयोग ये सिफारिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही निशाने पर आए आजम खान ने एक चुनाव प्रचार के दौरान उन पर जुबानी हमला बोला। आजम खान ने कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने सोमवार को रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के एक उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि अगली बार राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जिन पुलिस वालों ने आपके घरों के दरवाजे तोड़े हैं वे यहाँ खड़े होकर आपको सैल्यूट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि रोटी कब तवे में बदल जाएगी। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार आजम खान ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का जमाना देखा है और हर कोई जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। राजीव गांधी के शरीर का एक एक टुकड़ा तक नहीं बचा। कुदरत का बदला बेहद क्रूर होता है। रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी के 90 केस दर्ज हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।